नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जून के एनसीईआरटी के इस ज्योग्राफी क्लास में, जहां पे हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 से यानी पृथ्वी की गतियां से क्लास को शुरू कर रहे हैं। इसके पहले एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है जहां पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 को पढ़ चुके हैं। उसे आप नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। और जो लोग भी क्लास कर रहे हैं वे लोग नोट्स बनाते चलिए। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो बिल्कुल कम कीमत पे हमारे यहाँ से एनसीईआरटी का ज्योग्राफी और साइंस का नोट्स बाय कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीआरई 3 में 46+ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी कुछ पीडीएफ और नोट्स आते रहते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 3 यानी पृथ्वी की गतियाँ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी दरअसल 2 तरह की गतियाँ करती हैं। एक होता है घूर्णन गति, दूसरा होता है परिक्रमण गति। सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन गति के बारे में। तो घूर्णन गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी को घूर्णन गति कहा जाता है। ठीक ना। आप ऐसे समझिए कि अगर आपने कलम के ढक्कन को निकाल दीजिए और उसके नोक को नीचे ज़मीन पर रखकर उसको नचाइए पकड़ के ऊपर से, तो जब आप एक नोक पर कलम को नचा रहे हैं तो इसी तरह से पृथ्वी भी एक निश्चित बिंदु पर जो है चारों ओर घूमती रहती है, जो है एक निश्चित बिंदु पर चक्कर लगाती है, घूमती है। इसी को घूर्णन कहा जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी को घूर्णन कहा जाता है। और इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और ये जो पृथ्वी होती है वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, और इसी 24 घंटे में दिन और रात दोनों होता है। इस बात को ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सी घटना घटित होती है, तो दिन और रात होता है। अब हम बात करते हैं परिक्रमण गति के बारे में। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होता है, और इसी को परिक्रमण गति कहा जाता है। मतलब कि सूर्य एक निश्चित जगह पर स्थित है, और एक निश्चित जगह पर सूर्य है, और पृथ्वी इसके चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक ना। तो ये जो पृथ्वी है यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। तो इसी को परिक्रमण कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। और यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लग जाता है। तो 365 दिन को हम लोग 1 वर्ष तो बोल देते हैं, लेकिन 6 घंटे को नेगलेक्ट कर देते हैं। और यही 6 घंटे जब लगातार 4 साल तक जुड़ता जाता है तो 24 घंटे के बराबर यानी 1 दिन के बराबर हो जाता है। और फिर चौथे साल जब 1 दिन बढ़ जाता है तो 365 की जगह 366 दिन का 1 वर्ष होता है। और फिर कहते हैं कि इस साल लीप वर्ष है, यानी फरवरी 28 की जगह 29 हो गया। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक ना। और परिक्रमण गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, और वह कक्षा दीर्घवृत्ताकार होता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना। और 365 दिन 6 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर दिन होता है, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पे रातें होती है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो आप जानते हैं सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी पर जाता है, और पृथ्वी पड़ता है तो पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी पर दिन होती है। तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पर दिन होता है, लेकिन ये जो भाग है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है यहाँ पे रात होती है। वही बात कहा जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश जिस भाग पर पड़ता है वहाँ पे दिन होती है, और जहाँ पे नहीं पड़ता है वहाँ पे रात होती है। अब हम बात करते हैं प्रदीप्ति वृत्त के बारे में। तो देखिए, प्रदीप्ति वृत्त ग्लोब पर एक वृत्त होता है जो दिन और रात को विभाजित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला भाग अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला भाग, चूँकि ये दिन है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और ये वाला जो भाग है यहाँ पे रात है। तो पता कैसे चल रहा है, तो ये जो रेखा है ये रेखा बता रही है कि इधर वाला भाग रात है, इधर वाला भाग दिन है। इसी रेखा को प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है, जो ग्लोब पर पाया जाता है। ठीक है।
अब चलिए हम बात करते हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में। तो देखिए, ऋतु परिवर्तन के लिए पृथ्वी की कुछ स्थितियां होती हैं और इसी स्थिति के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो है 21 जून की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो 21 जून की स्थिति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध चूँकि सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है यह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और कर्क रेखा पर जब सीधी सूर्य का प्रकाश पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, इसी के चलते उत्तरी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर चूँकि दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध पर शीत ऋतु होती है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, ठीक ना। और इस समय जो है क्या होता है कि लगातार 6 महीने तक दिन होता है, इसीलिए इसे उत्तरी अयनांत के नाम से जाना जाता है। और 6 महीने का दिन कहाँ पे होता है, तो उत्तरी गोलार्ध पर। उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने का दिन होता है, इसलिए उसे उत्तरी अयनांत के नाम से जाना जाता है। अब इसका सेम विपरीत स्थिति बनती है 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 22 दिसंबर की स्थिति में पृथ्वी जो है इसका उत्तरी गोलार्ध सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। और यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ता है। तो मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ने के कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में चूंकि सूर्य का प्रकाश तो पड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। और चूँकि 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे जो है बड़ी रातें और सबसे छोटा दिन होता है, ठीक ना। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध पर यहाँ पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इसको दक्षिणी अयनांत के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 21 मार्च की स्थिति को। तो 21 मार्च की स्थिति को आप ऐसे समझिए कि इस समय होता है क्या है कि जो पृथ्वी का जो ध्रुव होता है वह कोई भी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, माफी चाहूँगा, बल्कि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण उत्तरी ध्रुव पर बसंत ऋतु और दक्षिण ध्रुव पर शरद ऋतु पाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च की सेम विपरीत स्थिति होती है 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में से कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, बल्कि जो है विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु, जबकि दक्षिण ध्रुव में बसंत ऋतु देखने को मिलता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि 22 सितंबर और 21 मार्च को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। अभी हमने ऊपर जो ये जो 4 स्थितियां देखा कि सूर्य के समक्ष पृथ्वी किस तरह से अपनी स्थिति को बदल रही है, तो इसी स्थिति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं 21 जून को स्थिति। देखिए, 21 जून को पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। मतलब कि 21 जून की स्थिति में जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है वह सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। इसी के चलते सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और चूँकि कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होता है। ध्रुव के पास कम ऊष्मा प्राप्त होता है, चूँकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर कम ऊष्मा प्राप्त होता है। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार दिन होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, इसलिए इसे उत्तरी अयनांत के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 22 दिसंबर की स्थिति के बारे में। तो देखिएगा कि 22 दिसंबर को पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है यह सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, और इसी के चलते सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश ज़्यादा पड़ती है, जिसके चलते दिन लंबे तथा रातें छोटी होती है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना। और गर्मी ज़्यादा होती है।
इसलिए दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव में इसके विपरीत स्थिति होती है, यानी उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, इसकी विपरीत स्थिति होती है और इस स्थिति को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। और इस बात को ध्यान रखना कि 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात, सबसे छोटे दिन और सबसे बड़ी रातें होती हैं। इस बात को ध्यान रखना कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रातें होती हैं। अब आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। कारण क्या है कि दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, इसके चलते वहाँ पे गर्मी के दिन में ही ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का जो है पर्व मनाया जाता है। आपको समझना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति होती है वो एक ही जैसा होता है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है और कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर नंबर 4 को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में इतना ही था। अब चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मानचित्र दरअसल कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक मानचित्र के बारे में। भौतिक यानी फिजिकल मानचित्र। अब देखिए भौतिक मानचित्र में होता क्या है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, यानी पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृति है उसको दिखाने वाला जो मानचित्र होता है उसी को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी पर पठार, पर्वत, मैदान, नदी, महासागर देखने को मिलते हैं। तो ये जो पठार, पर्वत, मैदान, नदी, महासागर हैं, ये सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो इनको जब मानचित्र में दिखाया जाता है तो उसी मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र के बारे में। तो राजनीतिक मानचित्र में किसी देश को, राज्य को या उनकी सीमा, नगर, शहर, गांव की आकृति को दिखाना होता है, तब जिस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है तो वह मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे कि अगर आप अपने गांव को एक मानचित्र पर दिखाएंगे तो वह मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये जो देश, राज्य, गांव, शहर, नगर, ये सभी क्या है, इसके जब चित्र बनाए जाते हैं तो सभी राजनीतिक चित्र कहलाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि विशेष मानचित्र होते हैं और किसी थीम की दी गई सूचना के आधार पर इन्हें बनाया जाता है। मतलब कि एक विशेष थीम दे दिया जाता है और उस थीम से रिलेटेड कुछ सूचना दे दी जाती है कि इस थीम पर, इस सूचना के आधार पर मानचित्र तैयार करना है। तो ऐसे मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि सड़क का मानचित्र तैयार करना है, तो एक थीम दे दिया कि सड़क की मानचित्र बनाना है। ठीक ना, तो आपको सड़क को ध्यान रख के मानचित्र तैयार करना पड़ेगा। ठीक ना, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र, ये कुछ एग्जाम्पल है थीमेटिक मानचित्र के। आगे हम बात करते हैं मानचित्र के कुछ घटक के बारे में। अब देखिए मानचित्र के कुछ घटक जो है, इसमें दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं जो आपके मानचित्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक ना, इसी से मानचित्र का जो है हम पता कर लेते हैं कि वास्तव में एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कितनी होगी, दिशा क्या होगा और जो है कौन सा संकेत किसका प्रतीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र का प्रयोग बड़े क्षेत्र वाले भाग को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे देश और राज्य। देखिए कहने का मतलब कि जब बड़े क्षेत्र को मानचित्र में दिखाना होता है तब उसका पैमाना हम छोटा लेते हैं। वही कहा जा रहा है कि छोटे पैमाने वाला मानचित्र का प्रयोग बड़े क्षेत्र को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि देश को या राज्य को दिखाना है, तब देश और राज्य को आप तो बड़े बड़े मतलब पैमाने रखेंगे तो नहीं होगा, उसके लिए छोटा पैमाना रखना पड़ेगा। ठीक ना। बड़े पैमाने वाला मानचित्र का प्रयोग जब क्षेत्रफल को, मतलब कि कम क्षेत्रफल को दिखाने के लिए होता है, जैसे कि गांव, शहर और विद्यालय। कहने का मतलब यह है कि बहुत कम क्षेत्रफल है और उसको मानचित्र में दिखाना है, तब हम लोग बड़े पैमाना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी गाँव को ही दिखाना है, ठीक ना, तो एक ही गांव को अगर मानचित्र में दिखाना है तो हम लोग बड़ा पैमाना लेंगे। उससे छोटा, उससे मतलब कि अगर मान लीजिए कोई विद्यालय है तो विद्यालय में कितना आ सकता है, उसका ग्राउंड हो गया, उसका बिल्डिंग हो गया। ठीक ना, तो अब विद्यालय में क्या करेंगे, आपको मानचित्र में दिखाना है तो अब क्या करेंगे, अब बड़ा पैमाना लेंगे। ठीक है ना, तो इसी को कहा जा रहा है।
अब मुख्य दिशा जो है ये 4 होती हैं, इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप जानते ही हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। दिशा सूचक यंत्र के बारे में आप समझ लीजिए। तो दिशा सूचक नहीं बल्कि दिक् सूचक होता है। तो दिक् सूचक यंत्र जो होता है इसका उपयोग किसी स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह जो है दिक् सूचक यंत्र हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ये दिखाता है। रूढ़ प्रतीक क्या होता है? तो रूढ़ प्रतीक जो है मानचित्र में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटियाँ, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतकों का या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है या छाया रंगों का प्रयोग किया जाता है, यही जो है रूढ़ प्रतीक होते हैं। आप ऐसे समझिए कि जब मानचित्र हम लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिनको दिखाना पड़ता है, जैसे कि रेलवे लाइन, ठीक है, इसके अलावा जो है जल, इसके अलावा जो है पौधे। तो इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग संकेत का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको मंदिर ही दिखा देना है, अस्पताल दिखाना है, तो इसका कुछ न कुछ एक निश्चित संकेत होता है। इसी निश्चित संकेत को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, ठीक है ना, और ये सर्वमान्य होते हैं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं मानचित्र में रंगों का प्रयोग। यहाँ से क्वेश्चन TRE 2 में बना हुआ था। क्लास 6 से 8 में जो लोग SST के एग्ज़ाम दिए थे वहाँ पे ये क्वेश्चन बना हुआ था रंगों से रिलेटेड, ठीक ना, कि किसमें कौन सा रंग प्रयोग होता है। देखिए, नीला रंग ये जलाशय का प्रतीक है, पीला रंग पठार को दर्शाता है, भूरा रंग पर्वत को दिखाता है और हरा रंग मैदान को दिखाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भूरा रंग किसका प्रतीक है मानचित्र में, ठीक ना। अब हम बात करते हैं रेखा मानचित्र के बारे में। तो ध्यान से समझिए कि रेखा मानचित्र यह पैमाने पर आधारित न होकर बल्कि याददाश्त पर और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। मतलब कि अगर रेखा मानचित्र तैयार करना है तो आपकी याददाश्त और आपकी परीक्षण, जिस स्थान का परीक्षण किए हैं वो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, रेखा मानचित्र तैयार कर सकते हैं। खाका के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम बड़े पैमाने पर किसी मानचित्र को खींचते हैं तब खाका कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक रूम आपको बनवाना है, तो एक रूम के बारे में आप क्या करते हैं, आप जो है मानचित्र तैयार करते हैं कि ये रूम किस दिशा से बनेगा, द्वार इधर, इसका जो है गेट किधर से रहेगा, ठीक ना। ये क्या हो गया, इसको हम लोग खाका कहते हैं। मतलब कि एक ही रूम को आप एक बड़े पैमाने पे दिखा रहे हैं, ठीक ना, तो इसको खाका कहा जाता है। और कमरे की लंबाई चौड़ाई ये सभी खाका के अंतर्गत आते हैं। ये चैप्टर काफ़ी छोटा था, कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले भूमंडल के बारे में। तो देखिए, भूमंडल होता क्या है। तो देखिए, भूमंडल में पृथ्वी का ठोस भाग होता है जिस पर हम रहते हैं, इसी को भूमंडल कहते हैं। जलमंडल आप ऐसे समझिए, जलमंडल मतलब कि जल का मंडल। तो जलमंडल पृथ्वी के भूभाग पर पाए जाने वाले जो जल होते हैं उन्हीं को जलमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में गैस की परत होती है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ है, इसी को वायुमंडल कहा जाता है। और जीवमंडल में जहाँ स्थल जल और हवा एक साथ मिलता है, इसी को जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल का मतलब कि जिस जगह पे आपको स्थल जल हवा सभी एक साथ मिल जाए उसी को जीवमंडल कहेंगे, ठीक है। अब ग्रीक भाषा में कुछ शब्द होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, कभी भी एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लिथास के बारे में। तो देखिए, लिथास का मतलब पत्थर होता है, ये सभी ग्रीक भाषा है। ह्यूडर मतलब जल होता है। एटमास मतलब वाष्प और बायोस मतलब जीवन होता है। अब भूमंडल क्या होता है। तो भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग है और इसका निर्माण भूपर्पटी की परत और मिट्टी की पतली परत होती है। मतलब कि भूमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, इसका निर्माण में भूपर्पटी की जो परत होती है, ऊपरी परत, ठीक ना, और मिट्टी की जो परत होती है, इसी से भूमंडल का निर्माण होता है। अब देखिए, पृथ्वी के जो भाग होते हैं, ठीक ना, तो पृथ्वी के भाग दो तरह के होते हैं, एक होता है महाद्वीप और दूसरा होता है महासागरीय बेसिन। तो सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीप में। देखिए, जो बड़े स्थलीय भाग होते हैं इन्हीं को महाद्वीप कहा जाता है। और महासागरीय बेसिन आप जानते हैं, बड़े जलाशय वाले जो भाग होते हैं उन्हीं को महासागरीय बेसिन कहा जाता है, ठीक है। अब नोट क्या याद रखना है आपको कि विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, यानी जितने भी
महासागर आपको दिखाई पड़ते हैं इस विश्व में, वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ तथ्य के बारे में। तो आप ऐसे समझिए कि सभी समुद्री जल की तल एक समान होता है, यानी सभी समुद्र जल की जो तल होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है ना। और किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है, मतलब किसी भी स्थान की अगर ऊंचाई मापना है कि वो कितना ऊंचा है, तो हम लोग समुद्र तल से मापते हैं कि वो कितना ऊंचा है। समुद्र तल की ऊंचाई सभी जगह एक समान होती है। समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। ठीक ना, यानी समुद्र मान लीजिए कि समुद्र है, तो समुद्र की जो ऊंचाई होता है सबसे ऊपरी भाग, इसको शून्य मान लिया जाता है। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है और ये नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी थे, जो न्यूजीलैंड के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे जो है तेंजिन नार्गे शेरपा। ठीक ना, जबकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला थी बिछंद्री पाल, ये चढ़ी थी 23 मई 1984 को। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले महिला जो थी ये थी जुंगो तबई, ये जापान की थी और 16 मई 1975 में ये चढ़ी हुई थी। अब हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे गहरा जो भाग है वह मेरियाना गर्त है और ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक ना, यानी 11,022 मीटर इसकी गहराई है, इस बात को आप ध्यान रखना है। महाद्वीप की बारे में बात करें तो पृथ्वी पर स्थित भूभाग का विस्तृत भाग जो समुद्र तल से अलग दिखाई देता है, इसी को महाद्वीप कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी पर स्थित भूभाग का एक विस्तृत भाग होता है जो समुद्र तल से अलग दिखाई पड़ता है, इसी को महाद्वीप कहते हैं। अब हम बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। तो देखिए, महाद्वीप में सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप में। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये एशिया है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 ये एशिया महाद्वीप है, यानी 33% एशिया महाद्वीप पाया जाता है कुल महाद्वीप का। ये पृथ्वी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से? तो एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है इसके, और एशिया और यूरोप को अलग करता है। यानी एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत पाया जाता है और यही यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, और एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यूरोप के बारे में। तो देखिए, यूरोप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, यानी यूरोप महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में है, 3 तरफ से घिरा हुआ है जल से, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो देखिए, एशिया महाद्वीप के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत वृत्त इसके मध्य से गुजरता है, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके बीच से होकर विषुवत वृत्त गुजरता है। यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा गुजरती है। मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप एकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो सहारा है यह अफ्रीका में ही पाया जाता है। चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और नील नदी यहाँ से गुजरती है, इस बात को भी ध्यान रखना। अफ्रीका महाद्वीप में कुछ बातें ध्यान रखना है। एशिया के बाद सबसे बड़ा है और यहाँ पर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा पाया जाता है, चारों ओर से समुद्र से घिरा है और यहाँ पे नील नदी भी पाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ये विश्व का तीसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। पनामा जल संधि से ये दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, क्वेश्चन ही बनता है, तो ध्यान रखिएगा कि पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है जो प्रशांत, अंटार्कटिक, अटलांटिक और आर्कटिक है। ठीक ना, यानी उत्तरी अमेरिका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। बात करें दक्षिण महासागर के बारे में
तो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसे दक्षिणी अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो अमेजन है यह यहीं पर पाई जाती है, ठीक ना। और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, यह यहीं भी पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, और पूरी तरीके से दक्षिण में स्थित है, ठीक ना। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, मतलब कि द्वीप की तरह दिखाई पड़ता है और चारों तरफ से समुद्र तथा महासागर से ही घिरा हुआ है। अंटार्कटिका के बारे में बात करें तो देखिए अंटार्कटिका के बारे में ध्यान रखना है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, मतलब कि अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में दक्षिणी ध्रुव स्थित है, ठीक ना। और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे कोई निवास स्थान नहीं है, बल्कि अनेक देशों के शोध संस्थान हैं। भारत के भी कुछ शोध संस्थान हैं, जैसे मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, 3 भारत के जो शोध संस्थान अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जलमंडल का स्वरूप के बारे में। तो देखिए जलमंडल के स्वरूप में महासागर, झील, नदियाँ, हिमानी, भूमिगत जल और जलवाष्प आते हैं। पृथ्वी पर जानते हैं कि 71% जल है और 29% भाग पर स्थल है। अलवण जल की मात्रा मात्र 2.5% है और कुल जल का 97.5% महासागर, जबकि 2.5% बर्फ की चादर यानी हिमानी या भूमिगत जल के रूप में उपस्थित है। अब देखिए ये जो 97.5% जो जल है इसे हम लोग नहीं पी सकते हैं। 2.5% नहीं 2.5% जो जल है यही हम लोग के पीने के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसमें भी ये बर्फ़ की चादर के रूप में और हिमालय के रूप में पाए जाते हैं और जो भूमिगत जल है यही मात्र हमारे पीने के लिए पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए महासागर के बारे में बात कर लें। तो 5 प्रकार के महासागर पाए जाते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। अब प्रशांत महासागर के बारे में आप ऐसे समझिए कि ये सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, यानी 1/3 भाग पे 33% ये भाग को कवर करता है। कौन? प्रशांत महासागर। आकृति लगभग गोलाकार है इसकी और मिरियाना गर्त जो है सबसे गहरा खाई है जो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 11,022 है मीटर, आपको मैंने पहले बता दिया है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन देश पाए जाते, कौन कौन महाद्वीप पाए जाते हैं? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। तो अटलांटिक महासागर में ये क्या है? तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। आकृति एस आकार की है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आकृति इसकी एस आकार की होती है और पश्चिमी किनारे की तरफ उत्तर अमेरिका, जबकि दक्षिणी अमेरिका इसके पूर्व किनारे की तरफ यूरोप और अफ्रीका। आप ऐसे समझिए कि इसके पश्चिम किनारे जो हैं इसके इस तरह से जो पश्चिम किनारा है, इस पश्चिम किनारे पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पाए जाते हैं। इसके पूर्वी किनारे पर यानी इस भाग पर जो है यूरोप और एशिया पाया जाता है। इसका तट दंतुरित है, मतलब कि ये जो अटलांटिक महासागर है इसका तट क्या है? दंतुरित है, जो बंदरगाह के लिए आदर्श स्थिति माना जाता है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस महासागर का जो तट है ये दंतुरित है या कौन सा महासागर एस आकार का है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में। तो हिंद जो महासागर है ये त्रिभुज आकार का है, ये त्रिभुज आकार का पाया जाता है और एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, जैसे कि भारत के नाम से रखा गया है, ठीक है। और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। आर्कटिक महासागर के बारे में बात कर लें तो आर्कटिक महासागर ध्रुव वृत्त में स्थित है, ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तर ध्रुव के चारों ओर ये फैले हुई है
और यह प्रशांत महासागर के बोरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। क्वेश्चन बन सकता है कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से किस जल संधि से जुड़ा हुआ है, तो बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है। दक्षिण महासागर में ध्यान रखिएगा कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरता है। ठीक है, इतना ही बात ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी टीआरई थर्ड में जो पेपर कैंसिल हुआ तो वहाँ पर भी पूछा गया था, टीआरई थर्ड में जो पेपर हुआ इसमें भी पूछा गया है, टीआरई सेकंड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत जो है इसी को वायुमंडल कहा जाता है और इसका फैलाव लगभग 1600 किलोमीटर तक है। यानी जो वायुमंडल है यह हमारे पृथ्वी के अराउंड जो है 1600 किलोमीटर के आसपास पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चूँकि 5 परत होते हैं, क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल, तो इन सभी मंडल में कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्षोभमंडल के बारे में। तो क्षोभमंडल जो है पृथ्वी के सबसे निचला जो मंडल होता है इसे क्षोभमंडल कहा जाता है। ठीक ना, और ये पृथ्वी से ऊपर 18 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसी क्षोभमंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल, वर्षा, बिजली का कड़कना, ये सभी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होता है और ये सबसे निचला परत है। ठीक है, इसके बाद आता है क्षोभमंडल के ऊपर आता है समताप मंडल। ठीक है ना, तो समताप मंडल जो है ये 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। मतलब कि 18 किलोमीटर तक तो क्षोभमंडल होता है और फिर 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच का जो रेंज होता है वह समताप मंडल को होता है। और ये जो है समताप मंडल ये बादल रहित होता है, मतलब कि यहाँ पे बादल नहीं पाए जाते हैं। और जब बादल नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का जो है बारिश नहीं होती है। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो है जहाज उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं और इसी में ओजोन परत पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ठीक ना, अब चलिए हम बात करते हैं मध्य मंडल के बारे में। तो मध्य मंडल में इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। ठीक ना, यानी जहाँ पर समताप मंडल खत्म होता है उसके ऊपर से मध्य मंडल शुरू होता है और 80 किलोमीटर तक ये चलता है और यहाँ पर उल्कापिंड आकर जल जाते हैं। कोई भी उल्कापिंड जो है ये पृथ्वी की तरफ जब आते हैं तो मध्य मंडल में आते आते ये जलकर राख हो जाते हैं। आयनमंडल जो है ये बहिर्मंडल का एक भाग होते हैं आयनमंडल। ठीक ना, तो आयनमंडल इसकी ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर तक होती है। यानी आयनमंडल 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक पाया जाता है और यहाँ पे रेडियो तरंगे उपस्थित होते हैं। ठीक ना, यहाँ पे रेडियो तरंगे पाई जाती हैं आयनमंडल में। बात करते हैं वायुमंडल, तो सबसे बाहरी मंडल होता है और 400 किलोमीटर के ऊपर जितना भी रेंज होता है ये सभी वायुमंडल में पाते हैं। ठीक ना, और यहाँ पे सैटेलाइट उपस्थित होता है, यानी जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वह वायुमंडल में ही छोड़े जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। चलिए, अब यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, इसे समझिएगा। वायुमंडल ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है। जो वायुमंडल होता है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, शेष 1% पे अन्य गैस आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, CFC, ये जितने भी गैस होते हैं सभी 1% में आते हैं। ठीक ना, आर्गन वगैरह। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य तथ्य के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है तथा पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक ना, तो इस बात को ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए आवश्यक है। ठीक ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग छोड़ते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड पौधे तो लेते हैं, इसके साथ साथ पृथ्वी भी अवशोषित करती है और पृथ्वी जब अवशोषित करती है तो इसी से पृथ्वी गर्म होती है। ठीक ना, और यह कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, वायुमंडल के ऊपर पाए जाने वाले घनत्व, वायुमंडल के ऊपर जाने पर क्या होता है, घनत्व घटता है। इस बात को ध्यान रखना, जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल के ऊपर बढ़ते जाएंगे घनत्व घटता जाएगा वायु का। समुद्र तल पर घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी समुद्र तल पर वायु का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। घनत्व में कमी के कारण पर्वतरोही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तो वायु का जो घनत्व होगा वो कम होता जाएगा। इसी के कारण क्या होता है, जो भी
पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वायु दाब कम होता जाएगा तो उनके शरीर से, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो लोग ऑक्सीजन लगा लेते हैं। ठीक ना। जैसे जैसे सल ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है, घटता जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जैवमंडल के बारे में। तो देखिए, स्थल, जल और वायु के बीच का जो सीमित भाग होता है वही जैवमंडल कहलाता है, और जहाँ जीवन पाया जाता है यही जैवमंडल है। जैवमंडल के प्राणी पादप तथा जंतु दोनों होते हैं, यानी जैवमंडल में दोनों आते हैं, पादप और जंतु। तो जहाँ पर भी स्थल, जल, जीव, ये आपस में वायु जहाँ पे देखने को मिलते हैं वही जैवमंडल कहलाता है। भूमंडलीय तापन के बारे में बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसी को भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो देखिए, चैप्टर नंबर 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो देखिए, पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य क्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, जिससे विभिन्न स्थल का निर्माण होता है, जैसे स्थल, पर्वत, पठार, मैदान। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर और बाहर कुछ न कुछ क्रिया घटित होती है, कुछ न कुछ क्रिया होती हैं, और इसी क्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं जबकि कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर आपको स्थल, पर्वत, पठार, मैदान दिखाई पड़ते हैं। पहाड़ी यानी आसपास की भूमि जो है, जो ऊंचाई वाली होती है उसको पहाड़ी कहते हैं। कहने का मतलब कि भूमि से, समतल मैदान से ऊंचा जो भाग होता है आसपास का उसको पहाड़ी कहा जाता है। पर्वत जो है ये 600 मीटर ऊंचा से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो ये भाग होते हैं उसको पर्वत कहा जाता है। और खरीद हाल वाली जो पहाड़ी होती है, शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। हिमानी के बारे में बात करते हैं तो पर्वतों पे जमी बर्फ की जो नदियाँ होती हैं इसी को हिमानी कहा जाता है, यानी पर्वतों पे बर्फ जम जाते हैं, इसी को हिमानी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको पर्वत के प्रकार याद रखना है जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना, और बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम वलित पर्वत के बारे में। तो देखिए, वलित पर्वत की जो सतह होते हैं वह उबड़ खाबड़ होते हैं और शिखर शंकुआकार होता है, शंकु के एक आकार जैसा होता है, इस तरह से, ठीक ना। जैसे हिमालय, आल्प्स पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, यूराल पर्वत, ठीक ना, जो एशिया और यूरोप के बीच में पाया जाता है, अरावली पर्वत जो सबसे पुराना पर्वत है, ठीक ना, और इसे भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये वलित पर्वत के कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन, तो हिमालय, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, ठीक ना, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है, और अरावली भी है, अरावली सबसे पुराना पर्वत है। अब हम बात करते हैं भ्रंशोत पर्वत के बारे में। तो देखिए, भ्रंशोत पर्वत जो है ये पृथ्वी में हलचल से जब बहुत बड़ा भाग टूटता है जिसके कारण कुछ भूखंड ऊपर नीचे विस्थापित होते हैं, ठीक ना, इसी को भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर हलचल होता है और इस हलचल के कारण जो है कुछ भाग जो है, कुछ बड़ा भाग टूटता है जिसके कारण कुछ भाग भूखंड ऊपर आते हैं, कुछ नीचे विस्थापित हो जाते हैं, इसी को हम लोग भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं उसे उत्खंड यानी हर्स्ट कहा जाता है, और जो नीचे हुए जो भाग होता है उसको द्रोणिका यानी भ्रंश कहा जाता है, इसी को ग्राबीन कहते हैं। जैसे कि राइन पर्वत यूरोप में पाया जाता है और वासजेस पर्वत जो यूरोप में पाया जाता है, ये दोनों भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक ना। भ्रंशोत पर्वत में कैसा होता है, आप ऐसे समझिए कि ये जो है भूमि है, ये कुछ भाग उठ गया, कुछ भाग इस तरह से धंस गया, इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से होता है, ठीक ना। इसे जो भाग ऊपर उठा इसी को हास्ट या उत्खंड बोलते हैं, जो नीचे धंस गया ये भ्रंश का निर्माण कर गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत। मौनकी पर्वत काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर में एक मौनकी पर्वत पाया जाता है हवाई द्वीप पर। तो सागर की सतह के नीचे ये 10,205 मीटर ऊंचा है, यानी प्रशांत महासागर के नीचे एक हवाई द्वीप है और उसी हवाई द्वीप पर जो है ये 10,250 मीटर समुद्र के नीचे ये पाया जाता है। कौन सा, प्रशांत महासागर, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है,
तो ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा और अन्य पदार्थों के जम जाने से, मतलब कि ज्वालामुखी जब फूटेगा तो उसमें से लावा निकलेगा, अन्य पदार्थ निकलेंगे, और यही लावा और अन्य पदार्थ जब जम जाता है तो जम जाने के कारण पर्वत का निर्माण करता है, और यही पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। जैसे कि किलिमंजारो ये अफ्रीका में पाया जाता है, और फ्यूजियामा जापान, ये दोनों जो है ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं पठार के बारे में। तो पठार क्या होते हैं? तो ऊपर उठी हुई एवं सपाट भूमि, ऊपर तो उठा हुआ है लेकिन क्या है, सपाट है, तो इस तरह की भूमि को पठार कहा जाता है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ प्रतीत दिखाई पड़ता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है, उसका ऊपरी भाग जो ये मेज के समान जैसा स्पष्ट होता है, और ऊंचाई लगभग 100 मीटर से कई हज़ार तक हो सकती है। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है यह तिब्बत का पठार है, जो 4000 से लेकर 6000 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। अब आगे हम बात करते हैं, तो अफ्रीका का पठार सोना व हीरा के लिए प्रसिद्ध है, यानी अफ्रीका में सबसे अधिक सोना और हीरा पाया जाता है उसके पठार में। छोटा नागपुर का पठार में लोहा और मैग्नीज व कोयला का भंडार है। जो छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ पे क्या क्या मिलता है? तो लोहा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, और कोयला के भंडार देखने को मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, यानी छोटा नागपुर पठार से जो स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, इसी नदी पर हुंड्रू जलप्रपात पाया जाता है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, ठीक ना, और पहाड़ों पर खेले जाने वाला खेल पैराग्लाइडिंग, हैंग और ग्लाइडिंग, रिवर और राफ्टिंग, ये कुछ पहाड़ों पर खेले जाने वाले खेल हैं। अब हम बात करते हैं मैदान के बारे में। तो देखिए, मैदान समतल भूमि के जो बड़ा भाग होता है इसी को मैदान कहा जाता है, ठीक ना, यानी समतल भूमि भी होना चाहिए और बड़ा भाग होना चाहिए। समुद्र तल से ये लगभग 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और भारत का गंगा जो मैदान है ये सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा सघन बस्ती है ये गंगा का मैदान, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 यानी हमारा देश भारत के बारे में। अब देखिए, भारत का जो सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो जानते हैं कि इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर पाया जाता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण का इसका विस्तार जिसे लंबाई कहते हैं, ठीक ना। तो भारत का जो भारत है इसको मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। ठीक ना, आप ऐसे समझिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख तो है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ये जो है विस्तार है, इसी को लंबाई कहा जाता है, और ये लंबाई है 3214 किलोमीटर, जो लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लद्दाख से कन्याकुमारी तक है। पूरब से पश्चिम, यानी ये पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है इसी को चौड़ाई कहा जाता है, और 2933 किलोमीटर है। ये इधर अरुणाचल प्रदेश और इधर जो है ये गुजरात का कक्ष है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप के बारे में। तो प्रायद्वीप क्या होता है? तो वह स्थल जो जल से 3 तरफ से घिरा हुआ हो, जो स्थल जल से 3 तरफ से घिरा हुआ होता है इसी को प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे कि आप भारत की स्थिति को देखिए, तो भारत में आप देखते हैं कि ये वाला जो भाग है, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, ये वाला जो भाग है चूँकि जल के 3 तरफ से घिरा हुआ होता है इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक ना। तो प्रायद्वीप वह स्थल होता है जो जल से 3 तरफ से घिरा हुआ होता है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करती है। जो पाक जल संधि है यही भारत और श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से, और भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक ना। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तर होता है। मतलब कि आप ये जो भारत है
आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो भारत है, कहा जा रहा है कि इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ऊपर जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है, जबकि इसका जो है देशांतरीय विस्तार ये 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो है 97 डिग्री 25 मिनट ये ईस्ट होता है। और ध्यान रखिएगा कि अक्षांशीय विस्तार का जो ये अंतर होता है ये लगभग 29 डिग्री 2 मिनट होता है, और देशांतरीय विस्तार का जो अंतर होता है यह होता है 29 डिग्री 18 मिनट के आसपास। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। कारण क्या है? चूँकि आप देख रहे हैं लगभग 29 डिग्री 2 मिनट जो है, या 29 डिग्री 18 मिनट यानी लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जा रहा है। और आप जानते हैं कि एक डिग्री में 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना होगा? तो 30 डिग्री में आप 4 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 चौके 12 120 मिनट, और 120 मिनट बराबर 2 घंटे। इसीलिए चूँकि 30 डिग्री का अंतर पाया जा रहा है, ठीक ना, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद में होता है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, और 82 डिग्री 30 मिनट को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। इस बात को ध्यान रखना कि 82 डिग्री 30 मिनट को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। भारत जो है 7 पड़ोसी देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे अधिक ये जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ये जो है TRE 2 का क्वेश्चन है 6 to 8 के लिए। क्लास 6 to 8 में SST के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि समुद्री सीमा से लगा देश मालदीव और श्रीलंका है। ठीक ना, समुद्री सीमा से लगा हुआ देश कौन सा है? तो मालदीव और श्रीलंका है। ठीक है, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच भारत और श्रीलंका के बीच जो है एक जल संधि पाई जाती है यहाँ पे, इसी को पाक जल संधि कहा जाता है। ठीक ना, और यही पाक जल संधि जो है श्रीलंका जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती है, या भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से गुजरता है, और यह 8 राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए भारत का समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? तो ध्यान रखना, भारत का समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है ऊपर से नीचे की तरफ। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, उसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर उसके नीचे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, जो कर्क रेखा है और जो मानक समय रेखा है, दोनों छत्तीसगढ़ के सूरजपुर यानी बघेलखंड पठार पर मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर एक जगह है, वहीं पे बघेलखंड पठार है, वहीं पर समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है ना, भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बात करें तो भारत के भौतिक विभाजन में हिमालय, भारत की उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह ये देखने को मिलते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि सबसे उत्तर में बृहद हिमालय या हिमाद्री है। ठीक है ना, सबसे ऊपर कौन क्या पाया जाता है? तो सबसे उत्तर में बृहद हिमालय या हिमाद्री है। ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर है। हिमाद्री के दक्षिण में मध्य हिमालय या हिमाचल है। यानी सबसे पहले
महान हिमालय, या इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। इसी हिमाद्री पर माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। इसके जस्ट नीचे यानी दक्षिण की तरफ जो है हिमाचल या मध्य हिमालय पाया जाता है, और यहाँ पे अनेक जो है लोकप्रिय पहाड़ी पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके जस्ट नीचे शिवालिक पाया जाता है जो सबसे दक्षिण में है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, और शिवालिक के जस्ट बगल में ये जो है भारत का उत्तरी मैदान पाया जाता है, जो लगभग दिल्ली से लेकर और यहाँ पे झारखंड तक, पश्चिम बंगाल तक देखने को मिलता है। ठीक है, और जो समतल तथा सपाट भाग है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु इनकी सहायक नदियों के जलोढ़ से बना हुआ निक्षेप है। इस बात को ध्यान रखना है कि हिमालय के दक्षिण में जो भारत का जो भाग है उसे उत्तरी मैदान कहा जाता है, और ये समतल और सपाट है, लेकिन इसका निर्माण 3 नदियों के द्वारा हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इसके साथ साथ इनकी सहायक नदियों के द्वारा भी हुआ है। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में, भारत का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे भारतीय मरुस्थल स्थित है, यानी राजस्थान की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे गर्म, शुष्क तथा रेतीला स्थल है। ठीक है ना। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, यानी उत्तरी मैदान जो है इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, और आकृति त्रिभुजाकार है। धरातल काफ़ी ऊंचा है, ऊंचा नीचा है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ी है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, और इसी अरावली के पश्चिम भाग में जो है रेतीला भाग यानी राजस्थान का जो है मरुस्थल पाया जाता है। विश्व एवं अब यहाँ पे देखिए विंध्यन और सतपुड़ा श्रृंखला से नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, और सतपुड़ा के जस्ट नीचे दक्षिण की तरफ तापी नदी बहती है। दोनों भ्रंश घाटी से बहती है, इस बात को ध्यान रखना। नर्मदा और तापी दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं, और दोनों नदियाँ ये जो है पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, और सबसे पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली ये दोनों सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को ध्यान रखिएगा, सह्याद्री कहा जाता है, जबकि महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। पूर्वी घाट में कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है, यानी जो पूर्वी घाट है, अब आप ऐसे समझिए कि ये जो है भारत का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, और ये वाला जो भाग है इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहीं पर जो है, यहीं पर ये सतपुड़ा और विंध्यन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहीं पे सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में से नर्मदा निकलती है, इसके नीचे से ये तापी निकलती है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक ना। और इसी भाग को, ये जो वाला जो पहाड़ी है इसको सह्याद्री कहा जाता है। ठीक ना। और ये वाला जो भाग है पूर्वी घाट, इसी को पूर्वी घाट को कोयला और लौह की प्रचुरता यहाँ पे पाई जाती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और ये जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है ये विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और ये डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। प्रवाल छोटे समुद्र जीव होते हैं और ये पलिप कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रवाल छोटे समुद्र जीव हैं, ये पलिप कहलाते हैं। ये टीआरई का क्वेश्चन है। ठीक है, और इनके कंकाल से प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जिसका है कि कौन सा प्रवाल द्वीप है, कौन सा प्रवाल द्वीप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लक्षद्वीप से दिया गया था। चलिए 8वें चैप्टर को समझते हैं, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम के बारे में। तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसी को मौसम कहा जाता है। ठीक है, ठंडा मौसम सर्दी का होता है जो दिसंबर से लेकर फरवरी का समय होता है। गर्म मौसम गर्मी का होता है और ये मार्च मई का समय होता है। वर्षा मौसम ये जून से सितंबर का समय होता है, और शरद ऋतु ये लौटते हुए मानसून का समय होता है, और ये अक्टूबर नवंबर का मौसम होता है, और अक्टूबर नवंबर में ही तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे बारिश होती है। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं लू के बारे में। तो देखिए लू गर्मी के दिनों में दिन के समय चलने वाली गर्म और शुष्क हवा होती है, इसी को लू कहा जाता है। और ये जो लू है यह दिल्ली से लेकर बिहार के पटना तक बहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आराम दिलाता है। कब? इसमें धूल भरी आंधियाँ भी आती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा लू में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा मौसम के बारे में। देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा मौसम जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से स्थल की तरफ
जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा कराती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो भारत है, तो ये जो चूँकि यहाँ पे अरब सागर है, तो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो ये जो हवाएं हैं, ये क्या होती है, जो हवाएं ये बहना शुरू करती हैं, तो ये चूँकि समुद्र से होकर निकलती हैं तो इनमें जो है नमी होता है, ठंडी होती है, और यहाँ पे चूँकि गर्मी का समय होता है तो यहाँ पे आके जो है यहाँ पर आके ये पिघलना शुरू होती हैं और यहाँ पे बारिश कराती हैं। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब ये पहाड़ों पर टकराती है, जैसे यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ये पश्चिमी घाट है, तो जब इधर से अरब सागर से जब ये मानसून की हवाएं आती हैं तो यहाँ पे पश्चिमी घाट से टकरा कर यहाँ पे पश्चिमी घाट पर बहुत अधिक वर्षा करती हैं, लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी से जब ये मानसून आती हैं तो यहाँ पे गारो खासी जनती है, 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं मेघालय में। तो जो खासी पहाड़ी है यहीं पे मानसून पाया जाता है और यहीं पे सबसे अधिक ये बारिश करती है, 1000 से अधिक सेंटीमीटर की बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वही कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से स्थल की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं, ये जो पवन होती हैं, ये पहाड़ से टकराती हैं और फिर वर्षा करती हैं। लौटते मानसून या शरद ऋतु के बारे में बात करते हैं, तो यह स्थल से बंगाल की खाड़ी ओर बहती हैं। कहने का मतलब है कि अभी मैंने जो बताया भारत के बारे में, देखिए ये जो है लौटते मानसून में क्या होता है कि जो हवाएं हैं ये स्थल से समुद्र की तरफ, मतलब बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। और क्या होता है इसमें विशेष तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, और ऐसे ये बहती हुई आती हैं और तमिलनाडु के जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर क्या करती हैं, ये भयंकर बारिश कराती हैं। कब? अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्दी के दिनों में ये वर्षा करा देती हैं। आगे बात करते हैं, तो जलवायु में ध्यान रखिएगा कि अनेक वर्षों में, लगभग 30 वर्ष का समय लिया जाता है, तो अनेक वर्षों में मापी गई औसत मौसम की दशा जलवायु कहलाता है। जलवायु निम्न पर निर्भर करती है, किस पे? तो देखिए जलवायु किस पे निर्भर करता है? ऊंचाई, स्थिति, समुद्र से दूरी और ऊंचावच। ठीक है ना, ये कुछ फैक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि जलवायु के निम्न घटक कौन कौन से हैं, तो जलवायु के जो है निर्धारण में जो घटक हैं ऊंचाई, स्थिति, समुद्र से दूरी और ऊंचावच है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है, क्योंकि भारत में जो बारिश होती है वो मानसूनी वायु से होती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है, भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर करता है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय का मानसीराम है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। एशिया शेर गिर के वन में पाया जाता है, और ध्यान रखिएगा एशियाई शेर मात्र जो है भारत में ही पाया जाता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों प्रजाति पाए जाते हैं, और भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। चलिए, हाथी और एक सींग वाला गेंडा असम के जंगल में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाथी और एक सींग वाला गेंडा असम के जंगल में पाए जाते हैं। हाथी केरल, कर्नाटक में मिलते हैं। ऊँट जो है भारत के रेगिस्तान में देखने को मिलता है। जंगली गधा कच्छ के रण में देखने को मिलते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जंगली गधा कहाँ मिलेगा? तो गुजरात के कच्छ के रण में मिलेगा। जंगली जो बकरी होगी, हिम तेंदुआ, भालू हिमालय क्षेत्र में ये मिलते हैं। कुबरा और करैत भारत में पाए जाने वाली प्रमुख सांप की प्रजातियां हैं। राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं भारत की वनस्पति के बारे में। तो देखिए भारत में कुछ वनस्पति के प्रकार है। सबसे पहले देखिए ये आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक ना। और फिर बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन के बारे में। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसी को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और सदाबहार वन दोनों में बांटा जाता है, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन जो है, यह पेड़ जो है वर्ष में अलग अलग समय में पत्ती गिरा देते हैं। मतलब कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन या सदाबहार वन के जो पेड़ होते हैं वह एक साथ पत्ती नहीं गिराते हैं, वो अलग अलग समय में अपना पत्ती गिराते हैं, इसलिए वो सदाबहार होते हैं, ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्य, इसके अलावा पश्चिमी घाट और
इन जगहों पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि ये जो भाग है, ठीक ना। अब देखिए कहा जा रहा है कि ये अंडमान निकोबार, तो चूँकि इधर जो अंडमान निकोबार है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, असम, ये कुल भाग है। इसके अलावा पश्चिमी घाट, तो ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी घाट होता है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। कौन? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इसमें पेड़ कौन कौन होते हैं? तो महोगनी, एबोनी और रोजवुड होता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो पेड़ होते हैं लगभग 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में। ऐसे को मानसूनी वन कहा जाता है, ठीक ना। तो ये कम घने होते हैं, वर्ष के एक निश्चित समय में पेड़ की पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, और इसमें प्रमुख जो पेड़ होता है साल, सागौन, शीशम, पीपल, नीम होता है। और इसका जो क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र होता है। ठीक है ना। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन पाया जाता है। ठीक है, कंटीली झाड़ियाँ जो होती हैं ये पत्ती कांटे के आकार का तथा छोटी होती हैं। यानी कंटीली झाड़ियाँ में जो पत्तियाँ होती हैं या तो कांटे की तरह होंगी या तो काफ़ी छोटी छोटी होंगी। प्रमुख यहाँ पे जो प्रमुख वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर होते हैं। और यह जो स्थान होता है जहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल और गुजरात होते हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पर्वतीय वन के बारे में। तो देखिए पर्वतीय वन जो है मतलब कि पर्वत पर पाए जाने वाले वन। तो पर्वतों के ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ठीक ना, ऊंचाई के साथ तापमान में अंतर दिखाई पड़ता है और इसी के आधार पर जो वन होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। समुद्र तल से 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ों का आकार शंक्वाकार हो जाता है, इस तरह का होता है। ठीक ना, इस तरह के पेड़ जो है दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और शंकुधारी वृक्ष होते हैं। इसमें प्रमुख जो पेड़ होते हैं चीड़, पाइन, देवदार होते हैं। फिर आपके जो है 2500 से ऊपर जब बढ़ेंगे 3500 के आसपास, तो फिर वहाँ पे जो वृक्ष होंगे वो काफ़ी और छोटे छोटे होते जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव वन के बारे में। तो देखिए मैंग्रोव वन खारे पानी में रह सकते हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं वो खारे पानी में ही पनपते हैं। ठीक ना, और मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। और सुंदरी प्रकार की वनों की प्रजातियाँ हमें पाई जाती है। चूँकि देखिए मैंग्रोव वन में सुंदरी, ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है, इसी के चलते इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रवासी पक्षी के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बनता है टीआरई में। देखिए अब प्रवासी पक्षी में देखिए पेलिकन साइबेरियन, जो पेलिकन साइबेरियन है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि पेलिकन साइबेरियन इसमें क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बत्तख, करलेयू प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में भारत में आते रहते हैं। यानी ये कुछ प्रवासी पक्षी के नाम है। कौन? पेलिकन साइबेरियन, क्रेन, इसके अलावा स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बत्तख और करलियो, ये कुछ प्रवासी पक्षी के नाम हैं। और प्रत्येक वर्ष ये सर्दी के मौसम में जो है भारत में आते हैं। साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से दिसंबर के महीने में भारत आते हैं तथा मार्च के प्रारंभ तक ये यहाँ पे रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर था और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।